आपने सुना ही होगा कि ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, जिसका मतलब है अगर तुम्हें कोई खूबसूरत लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे भी खूबसूरत लगे। बट क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसे बदसूरत ही साबित करने पे लग जाऊं? तभी कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू लाइक समथिंग टू रिस्पेक्ट इट। और हमारी आज की मूवी की मेन लीड भी इसी चीज को लेके परेशान है, क्योंकि उसे दूसरों की नजरों में खुद को खूबसूरत साबित करना है। और ऐसा करने के लिए वो किस हद तक जाएगी, यही देखने वाले हैं हम हमारी आज की मूवी ग्राफ्टेड में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म के स्टार्ट में हम वे नाम की लड़की को टाइटन एरम नाम के फ्लावर को ड्रॉ करते हुए देखते हैं, जो कि उसने अपने डैड की रिसर्च नोटबुक में देखा था। अब इस फ्लावर को कॉर्प्स फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें से सड़ी हुई डेड बॉडी की बदबू आती है। खैर, वे के डैड का नाम लियो था, जो कि बहुत ही फेमस चाइनीज साइंटिस्ट थे, और वो अपने और अपनी बेटी के चेहरे के बर्थमार्क से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि वो स्किन ग्राफ्टिंग के बिल्कुल नए मेथड पे काम कर रहे थे। उनका दावा था कि अगर वो कामयाब हो गए तो लोग बिना सर्जरी के ही स्किन ग्राफ्टिंग करवा पाएंगे। अब नॉर्मली तो स्किन ग्राफ्टिंग के अंदर पेशेंट की बॉडी की ही हेल्दी स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाता है डैमेज पार्ट पे, मगर इस रिसर्च से एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस बिना किसी ऑपरेशन के स्किन टिश्यूज को आपस में जोड़ के डैमेज पार्ट को हील कर देगा। अब वे की मॉम ना होने की वजह से लियो ने ही बचपन से वे का ख्याल रखा था, जिस वजह से दोनों बाप बेटे एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, और उसे अपने डैड पे पूरा यकीन था कि वो अपने साथ साथ उसके चेहरे के निशान को भी ठीक कर देंगे। इनफैक्ट इस बार लियो भी अपनी रिसर्च को लेके काफी पॉजिटिव था कि इस बार उसे जरूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए अपनी रिसर्च को फाइनल टच देते हुए वो एक चूहे के ऊपर से उसकी स्किन उतारता है, जिसके बाद अपना बनाया हुआ सब्सटेंस वो उस स्किन पे डाल के उसे अपने बर्थमार्क पे लगा देता है, और ऐसा करते ही चूहे की खाल उसके स्किन पे चिपक जाती है, जिसके साथ ही वो उसके स्किन में एकदम घुल जाती है, जिससे उसका बर्थमार्क गायब होने लग जाता है। बट स्किन टिश्यूज इतनी तेजी से फैल रहे थे कि वो उसके होठों तक को कवर कर लेते हैं, और नई स्किन की वजह से उसके नाक और मुंह तक बंद हो जाते हैं। अब सांस लेने के लिए वो जल्दी से स्कैल्पल उठा के अपने होठों पे से स्किन को काट देता है, लेकिन उसके ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ ही सेकेंड्स में स्किन टिश्यूज उसके होठों को वापस से कवर कर लेते हैं। वो बेचारा जितनी स्पीड से कट लगा रहा था, स्किन उससे भी ज्यादा स्पीड से कवर हो रही थी। अब ये सब कुछ छोटी सी वे की आंखों के सामने हो रहा था, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और तभी दम घुटने की वजह से लियो जमीन पे गिर जाता है। अपने डैड की ऐसी हालत देख के वो जल्दी से स्कैल्पल उठा के अपने डैड के होठों पे लगातार कट लगाती रहती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसके सामने ही लियो की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके कुछ साल बाद हम वे को देखते हैं। बचपन से इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, जिस वजह से उसे न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल गई थी। इसीलिए एक नई उम्मीद के साथ आंखों में कई सपने लिए वो पहुंच जाती है न्यूजीलैंड, जहां उसे पिक करने उसकी आंटी लिंग आई थी। वे अपने बर्थमार्क को लेके इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी कि वो उसे छुपाने के लिए हमेशा एक स्कार्फ पहनती थी, क्योंकि उस मार्क की वजह से उसे चाइना में लोग मॉन्स्टर बुलाया करते थे। बट लिंग उसे इंसिस्ट करके उसका मार्क देखती है, और देखते के साथ ही उसके मार्क को वापस से छुपा देती है, ये कह के कि तुम्हारा स्कार्फ बहुत ही खूबसूरत है। अब वे पहले ही मार्क को लेके इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, और आंटी की बातों से वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। खैर, बड़ी अजीब ही बात थी कि वे के आते ही आंटी को सिर्फ उसका मार्क और उसका स्कार्फ दिखा, जबकि वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि वो स्कॉलरशिप के बिहाफ पे चाइना से वहाँ आई थी। मगर उसके इंटेलिजेंस की किसको पड़ी थी, क्योंकि आज के जमाने में खूबसूरती ही सब कुछ है। बट माइंड इट, हम यहाँ पे मन की नहीं बल्कि तन की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसे अच्छे से अनकंफर्टेबल करने के बाद लिंग उसे कहती है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है, और उनके पास काफी सारे कंसीलर हैं जो उसके मार्क को छुपा सकते हैं। अब इन सब बातों के बाद लिंग उसे घर ले जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए दिखते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के उसे बदसूरत होने का एहसास करा रहे थे। खैर, जब वो घर पहुंचते हैं तो लिंग उसे कहती है कि उनके हस्बैंड घर के रेनोवेशन के टाइम पे ही उन्हें छोड़ के किसी और जगह पे रहने लग गए थे, जिस वजह से घर का रेनोवेशन पूरा नहीं हो पाया, कि तभी उन्हें
उन्हें वहाँ पे उनकी नेबर शेरल मिल जाती है, जो कि बहुत कम पैसों में उनके घर की गार्डनिंग कर देती थी। और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वे को वहाँ पे उसकी कजिन एंजेला मिलती है, जो कि उससे काफी स्वीटली मिलती है। वहीं उसके डॉग बिकी को वे एक आंख भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो उसे देख के लगातार भौंके जा रहा था। वहीं एंजेला को देख के वे बस उसकी खूबसूरती को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो जिस तरह की खूबसूरत होने का सपना देखती थी, एंजेला उन सपनों के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच करती थी। कि तभी एंजेला नोटिस करती है कि उसकी मॉम लगातार चाइनीज में बात कर रही थी, जिसे सुन वो अपनी मॉम को टोकते हुए कहती है कि ऐसी लैंग्वेज में बात करो जो मैं समझ सकूं। एक्चुअली उसकी मॉम को लग रहा था कि वे को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाएगी, इसीलिए वो चाइनीज में बात कर रही थी। बट वे उन्हें बताती है कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, जिसे सुन के आंट उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और लगे हाथों वो एंजेला का मजाक भी उड़ा देती है, क्योंकि उसे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी। दरअसल न्यूजीलैंड में पैदा होने की वजह से ना तो उसे चाइनीज लैंग्वेज आती थी और ना ही उसे चाइनीज कल्चर से कुछ लेना देना था। खैर बातों के बाद लिंग वे को उसके रूम में ले जाती है, जहाँ वो अभी कंफर्टेबल हो ही रही थी कि तभी उसे एंजेला के फोन पे बात करने की आवाज आती है, जिसे सुन वे उसके रूम के बाहर छुप के उसकी बातें सुनने लगती है। एंजेला अपने डैड को कह रही थी कि घर पे अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो क्या वो कुछ दिन के लिए उनके पास आके रह सकती है। कि तभी बिकी वे को देख के भौंकने लगता है, जिस वजह से एंजेला को भी पता चल जाता है कि वे उसकी बातें छुप के सुन रही थी। और अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले वे चाइनीज कल्चर के हिसाब से अपने डैड की फोटो को एक छोटी सी श्राइन में रख देती है, जिसके आगे वो अगरबत्ती जला के कुछ फूड की ऑफरिंग भी करती है। जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे रास्ते में जॉन नाम का होमलेस आदमी मिलता है, जो कि काफी स्वीट था, बट उसका चेहरा जलने की वजह से काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड था। जॉन से मुलाकात के बाद हम वे को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बाद भी वो इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि वो क्लास में सबसे पीछे बैठी हुई थी। वहीं एंजेला एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद सबसे आगे अपनी फ्रेंड एव और जैस्मिन के साथ बैठी हुई थी। कि तभी उनका प्रोफेसर उस दिन सुबह हुए टेस्ट का रिजल्ट सारे स्टूडेंट्स को देता है, जिसमें एंजेला की फ्रेंड ईव को मिलते हैं 92%। अब 92% देख के ये नहीं समझना कि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। दरअसल ये मार्क्स उसे मिले थे उसके प्रोफेसर पॉल की मेहरबानी से, क्योंकि ईव और उसका बहुत ही जोरदार अफेयर चल रहा था। खैर जब वे का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसे मिले थे पूरे 100%। और तभी पॉल अनाउंस करता है कि उसे एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए मौके का फायदा उठा के वे अपने डैड की रिसर्च नोटबुक लेके पॉल से मिलने के लिए लैब में पहुंच जाती है। और जब पॉल उसकी नोटबुक देखता है तो वो उसे बताती है कि उसके डैड की नोटबुक है। अब नोटबुक देखने पे पॉल को काफी सारी चीजें काम की लगती है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मेरी लैब असिस्टेंट बन सकती हो, और अगर तुमने सही से काम किया तो मैं इस रिसर्च पे तुम्हें यहाँ काम करने दूंगा। वहीं वे के घर पहुंचने से पहले एंजेला उसकी फ्रेंड्स घर पहुंच जाती है, जहाँ पे जैस्मिन और ईव को घर में रखी हुई श्राइन दिख जाती है, जिसमें वे के डैड की फोटो को देख के उनके चेहरे का निशान भी उन्हें दिख जाता है, जो कि उन्हें काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। जिसे सुन एंजेला उन्हें बता देती है कि वे के चेहरे पे भी ऐसा ही एक स्कार है, जिस वजह से वो स्कार्फ पहन के उसे कवर करती है। और जब वे घर आती है तो वो लोग फेस मास्क लगा के मूवी देख रही थी। उसे देख एंजेला उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद सुबह से भूखी वे उनके पास बैठ के प्रॉन नूडल्स खाने लगती है, जिसे देख के वो सब वहाँ से उठ जाती है, ये कह के कि उन्हें प्रॉन से एलर्जी है। वहीं अगले दिन बोर्ड की तरफ से पॉल को एक मेल मिलती है कि लास्ट रिसर्च की नाकामयाबी की वजह से बोर्ड उसे सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दे रहा है। इस टाइम के अंदर अगर वो नई रिसर्च में कामयाब नहीं हुआ तो बोर्ड रिसर्च में उसे मिलने वाली फंडिंग को रोक देगा। दूसरी तरफ कॉलेज के बाद वे दूर खड़ी होके बहुत ही तरसती नजरों से एंजेला, जैस्मिन और ईव को देख के इम्प्रेस हो रही थी। वो उनसे इस कदर इम्प्रेस थी कि उनके जैसा बनने के लिए उनकी तरह हंसने और उन्हीं की तरह बात करने की कोशिश कर रही थी। और काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो हिम्मत करके तीनों लड़कियों के पास जाके उन्हें अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी पे इनवाइट करती है, जिसके लिए वो उन तीनों को एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। बट एक्चुअली उन्हें इनवाइट करना तो वे का बहाना था। वो दरअसल चाहती थी कि तीनों की उससे दोस्ती हो जाए। अब उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी का सुन के तीनों लड़कियां सिंपैथी में उसके साथ रेस्टोरेंट तो आ जाती हैं, मगर उसका ऑर्डर किया खाना देख के वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और उनके लिए हद तो तब पार हो जाती है जब वे हाथ से खाना खाना शुरू करती है। अब उसे देख के वो लोग और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ईव और एंजेला उसे सॉरी कह के वहाँ से जाने लगती है। बट जैस्मिन एक काफी ज्यादा स्वीट लड़की थी, उसे ऑल्दो जाना तो नहीं था, मगर अपने फ्रेंड्स को जाता देख वो भी उन्हीं के
साथ चली जाती है और अब मजबूरन इतने सारे खाने को पैक करा के वे घर के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे जॉन मिल जाता है, जिसे देख वे पहले तो उसे पैक कराया हुआ कुछ खाना देती है और साथ ही वो उसे अपना बर्थ मार्क दिखा के कहती है कि उसकी मॉम कहती थी कि उनके एंसेस्टर्स ने कुछ बहुत ही बुरा किया था, इसीलिए वो इतनी ज्यादा बदसूरत है। अपने डैड की डेथ के बाद वे पहली बार किसी के साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो पा रही थी, क्योंकि जॉन उसे अपने जैसा लगता था, जो बिना जजमेंट के उसकी सारी बातें सुनता था। और उसके बाद सुन जॉन उसे समझाते हुए कहता है, तुम नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया बदसूरत है, जिस पे वे उसे कहती है कि मैं हम दोनों को खूबसूरत बना सकती हूँ, बट जॉन उसे कहता है कि तुम तो पहले से ही सुंदर हो। अब ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने सुंदर कहा था। कि तभी वहाँ पे पॉल आ जाता है, जो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने का ऑफर देता है, जिसे सुन वे उसके साथ बैठ जाती है। और रास्ते में पॉल उसे कहता है, मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों अपना दिमाग मिला के कोई रिसर्च करें तो पक्का बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा। अब दरअसल उसकी खुद की तो सारी रिसर्च फ्लॉप होती जा रही थी, मगर उसे वे के डैड की रिसर्च नोटबुक से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट वे के डैड की रिसर्च पे वो ऐसे तो काम कर नहीं सकता था, इसीलिए अब मजबूरन उसे वे को तो उसकी रिसर्च में शामिल करना ही था। और तब तक वो लोग घर भी पहुंच चुके थे कि तभी पॉल उसे कहता है कि हम कल से ही रिसर्च पे काम करना शुरू कर देंगे, जिसे सुन वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आखिर उसका बचपन का सपना जो पूरा होने जा रहा था। अब इस बात पे वो खुशी खुशी घर में आ जाती है कि तभी उसे एंजेला के रूम से कुछ आवाजें आती हैं। जब वे चोरी छुप के उसके रूम में जाके देखती है तो वहाँ उसे एंजेला अपने बॉयफ्रेंड जॉश के साथ दिखती है। कि तभी विकी को वे के घर में होने का एहसास होता है, जिस वजह से वो बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे एंजेला को पता चल जाता है कि वे घर पे है। इसलिए वो फौरन जॉश को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद वो गुस्से में वे से कहती है कि वो जो अगरबत्ती और खाना अपने डैड की श्राइन पे रखती है वो उसे वहाँ पे रखना बंद करना होगा, क्योंकि एंजेला जब भी घर आती है तो उसे घर में से अगरबत्ती और खराब खाने की स्मेल आती है। और उसकी ये सारी बातें सुन के वे काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। खैर अगले दिन जब पॉल और वे ने रिसर्च पे काम करना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि उसके डैड की रिसर्च में एक बाइंडिंग एजेंट मिसिंग है, जो कि स्किन टिश्यूज को आपस में सही से जोड़ेगा। इसीलिए दोनों उस बाइंडिंग एजेंट को ढूंढने के लिए रिसर्च करने लगते हैं, मगर कई सारे दिनों की कोशिशों के बाद भी उन्हें उस फॉर्मूला के लिए परफेक्ट बाइंडिंग एजेंट मिल नहीं पा रहा था, जिस वजह से पॉल अपना सारा गुस्सा वे के ऊपर निकाल देता है। कि तभी जैस्मिन वहाँ आके लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करती है, जिसे सुन के पॉल उसे खुशी खुशी हाँ कह देता है। और रास्ते में वापस घर जाते हुए जैस्मिन वे को सॉरी कहती है, क्योंकि उसका कहना था कि वो वे की जगह नहीं लेना चाहती थी। जिसके बाद वो वे का स्कार्फ उतार के उसे कहती है कि आइंदा जब हम दोनों साथ में हो तो तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं है। कि तभी जैस्मिन के बैग से एक फ्लायर जमीन पे गिर जाता है और जब वे उसे देखती है तो वो शॉक रह जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वही कॉप्स फ्लावर बना हुआ था जो उसने बचपन में भी अपने डैड की रिसर्च बुक में देखा था। उसे देख के वो समझ जाती है कि उसकी रिसर्च में इतने दिनों से क्या मिसिंग था। अब एक्चुअली ये फ्लावर काफी रेयर और एक्सोटिक था, क्योंकि ये 5 साल में पहली बार खिलने वाला था, और वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए, जिस वजह से उसे हासिल करने के लिए वो रात को उसी एग्जीबिशन में पहुंच जाती है जहाँ पे वो फ्लावर था। और अपनी रिसर्च के लिए वो उस फ्लावर को थोड़ा सा काट के वहाँ से चोरी करके ले आती है, जिसके बाद अगले दिन वो उसे फॉर्मूला में ऐड कर देती है, जिससे कि एक नया सब्सटेंस बन के तैयार हो जाता है। और फिर वो उस सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए अपनी थाई में से स्किन को पील करके निकालने लगती है, और फिर वो पील जगह पे चूहे की स्किन लगाती है, जिसके साथ ही बाइंड करने के लिए जैसे ही वो सब्सटेंस को वहाँ पे इंजेक्ट करती है, दोनों स्किन कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही आराम से आपस में बाइंड हो जाती है, जिससे उसके डैड की नई तरीके की ग्राफ्टिंग के बारे में रिसर्च फाइनली अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। और जाहिर सी बात है ये सब देख के वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं लैब से लगे एक दूसरे रूम में पॉल और ईव मौजूद थे कि तभी उन दोनों को लैब में से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे सुन जब पॉल लैब में जाके देखता है तो वे उसे खुशी खुशी अपने थाई पे हुई सक्सेसफुल स्किन ग्राफ्टिंग दिखाती है। अब उसे देख पॉल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बट इस सिचुएशन का फायदा उठा के ईव उन दोनों की फोटो खींच लेती है, क्योंकि ईव को लग रहा था कि वे पॉल को पटाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो खुद लैब में आके वे को गर्ल्स ओनली नाइट में चलने का कह के उसे अपने साथ ले जाती है। और वे का इस तरह से वहाँ से जाना पॉल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि वो जल्दीबाजी में अपने डैड की नोटबुक वहीं पे छोड़ गई थी, जिसे देख के पॉल की खुशी का ठिकाना नहीं था। और वो जल्दी से नोटबुक के फोटोज क्लिक करके अपने फ्रेंड को उसे
ट्रांसलेट करने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ ईव गुस्से में एंजेला को वे और पॉल की फोटो भेज देती है और फोटो देख के एंजेला गुस्से में घर जाती है वे से बात करने के लिए, मगर उसे घर पे न देख के वो अपनी मॉम को कॉल कर देती है कि उन्हें जल्द ही घर आना होगा क्योंकि अब वो वे के साथ नहीं रह सकती है। दूसरी तरफ ईव वे को लेके एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां वो उसे कहती है यहाँ हम अच्छे ग्रेड्स के लिए अपने टीचर के साथ अफेयर नहीं चलाते हैं, जिसे सुन वे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसा सोच रही है वो सच नहीं है, पर उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर करके ईव उसे अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। और जब वे पैदल थक हार के घर पहुँचती है तो वहाँ एंजेला उससे पहले से ही तपी बैठी हुई थी, लेकिन जब वे अपने डैड की श्राइन देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली एंजेला ने गुस्से में उसके डैड के पास रखे खाने और चीजों को इधर उधर फेंक दिया था। अपने डैड की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट होते देख वे गुस्से में एंजेला से लड़ने लगती है, लेकिन लड़ाई के दौरान एंजेला वे का गला घोटने लगती है और जब वे के बार बार रोकने पे वो नहीं रुकती तो खुद को बचाने के लिए जमीन पर पड़ी चॉपस्टिक उठा के वे एंजेला की आंख में मार देती है, जिस वजह से मौके पे ही उसकी डेथ हो जाती है। और उसे ऐसे देख के वे की तो हालत ही खराब हो जाती है। ऊपर से एंजेला की मॉम का एंजेला के नंबर पे बार बार कॉल आ रहा था, जिस वजह से वो और ज्यादा पैनिक करने लगती है और हिम्मत करके वो जल्दी से एंजेला की लाश को बाथरूम में ले जाके बाथटब में डाल देती है। साथ ही वो उसे कहती है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो जल्द ही उसे वापस जिंदा कर देगी। ये कहने के बाद वो बड़ी ही बेदर्दी से अपने चेहरे की स्किन को पील कर देती है, जिसके बाद वो एंजेला के चेहरे की स्किन को भी पील कर देती है। फिर वो उसके चेहरे की स्किन को अपने चेहरे पे लगा के अपने बनाए हुए सब्सटेंस को अपने फेस में इंजेक्ट करती है, जिससे दोनों स्किन स्मूथली आपस में चिपक जाती हैं और इस तरह से वे बन जाती है एंजेला। तो ये वो तरीका था जिससे वे एंजेला को वापस से जिंदा करने की बात कर रही थी। अब इससे वे को भी फायदा मिलता क्योंकि फाइनली उसे अपने चेहरे के दाग को और झेलने की जरूरत नहीं थी, जिसके बाद अपने ऊपर से खून को साफ करने के लिए वे जाके शावर लेती है और वो एंजेला की लाश को अपने बेड के नीचे छुपा देती है कि तभी वहाँ पे एंजेला की मॉम आ जाती है, जो वे को एंजेला समझ के उसे हक कर लेती है, जिससे जिंदगी में पहली बार वे को माँ के प्यार और उसकी वार्मथ का एहसास हुआ था। जिसके नेक्स्ट डे फिर अगले एक हफ्ते के लिए एंजेला की मॉम शहर के बाहर चली जाती है। वहीं वे एंजेला जैसा साउंड करने के लिए खुद पे काफी ज्यादा मेहनत करती है, जिसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर यूनिवर्सिटी भी जाती है, बट अभी भी उसमें कॉन्फिडेंस की भारी मात्रा में कमी थी कि तभी एंजेला का बॉयफ्रेंड जॉश उसे देख के किस करता है और इस तरह से वे को मिलती है उसकी लाइफ की पहली किस। उसे फाइनली वो सब मिल रहा था जिसके बस वो सपने देखा करती थी। अब इसी तरह से उसकी एंट्री हो जाती है एंजेला के ग्रुप में भी, जो कि ऑब्वियसली उसे एंजेला समझ के फुल अटेंशन दे रहे थे। अभी वो इस नई नई मिलने वाली अटेंशन की आदत डाल ही रही थी कि शाम को जॉश उसे अपने साथ डेट पे ले जाता है, जहाँ वे और वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगते हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वे के चेहरे पे से अचानक से एंजेला का चेहरा उतर के जॉश के ऊपर गिर जाता है, जिससे जॉश उसे अपने सामने ऐसी हालत में देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि उससे दूर हटने के चक्कर में वो गलती से पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और इस तरह से बेचारा जॉश भी मारा जाता है। अब ये देख वे को समझ में आता है जो सब्सटेंस उसने बनाया था उसमें अभी भी काफी सारी कमियां थी और इसी हालत में वो जल्दी से घर जाके अपने डैड की रिसर्च बुक ढूंढती है ताकि उसमें से शायद उसे अपनी परेशानी का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। बट जब ढूंढने पे भी उसे कहीं पे भी नोटबुक नहीं मिलती तो वो समझ जाती है कि वो गलती से नोटबुक को पॉल के पास छोड़ आई है। ये देख वो पॉल को कॉल करती है बट पॉल उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो बिजी था वे के डैड ल्यू के बारे में रिसर्च करने में, जिसमें उसे पता चलता है कि ल्यू को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने किसी फीमेल एम्प्लॉय के ऊपर स्कैल्पल से हमला कर दिया था। और तभी पॉल की नजर पड़ती है रिसर्च नोटबुक पे जहाँ पे उसे कॉर्प्स फ्लावर की ड्राइंग दिखती है, जिसे देख वो भी समझ जाता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए उस फ्लावर की नीड पड़ेगी। अब वो चाहता तो उस फ्लावर के बारे में वे से भी पूछ सकता था, मगर उसका प्लान था कि वे के डैड की रिसर्च चुरा के कामयाब होने के बाद उसे अपने नाम से पब्लिश कर देगा, इसलिए वो भी कॉर्प्स फ्लावर को लेने के लिए पहुंच जाता है। वहीं वे सब्सटेंस से एक बार दोबारा अपने चेहरे को फिक्स करने के बाद लैब पहुंच जाती है अपनी नोटबुक को ढूंढने के लिए, जहाँ बहुत ढूंढने के बाद भी नोटबुक ना मिलने पे वो एक बार दोबारा से पॉल को कॉल करती है, जिसे इस बार पॉल उठा तो लेता है मगर वो उसे साफ साफ कह देता है कि वो रिसर्च बुक के बारे में भूल जाए क्योंकि अब उस नोटबुक में हुए रिसर्च वर्क पे सिर्फ पॉल का हक है। अब ये सुन वे गुस्से के मारे पागल हो जाती है और जब वो गुस्से में वहाँ से निकल रही होती है तब उसे लैब के बाहर खड़ी हुई ईव दिख जाती है, जिसे देख वो चालाकी से उससे लिफ्ट मांगती है और ईव उसे एंजेला समझ के लिफ्ट दे भी देती है। रास्ते में वे ईव को अपने इतने क्लोज देख के उसकी स्किन को
बस देखती रह जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ईव की स्किन एंजेला से भी खूबसूरत है। और जब वो घर पहुंचते हैं तो ईव उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम तो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है ना, फिर तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई क्यों हो रही है। ये सुन वे जल्दी से ईव को बाय कह के घर के अंदर जाती है खुद को देखने के लिए, जहाँ खुद को देख के उसे समझ में आता है कि अब सब्सटेंस बार बार लगाने पे भी वो एंजेला का चेहरा काफी दिन तक चला नहीं पाएगी, क्योंकि अब उसका चेहरा काफी ज्यादा सूखने लगा था। और अब नए चेहरे को हासिल करने के लिए वो अगले दिन अपने नए शिकार यानी कि ईव को अपने घर ले आती है। बट घर पे आते ही ईव को घर में से काफी ज्यादा स्मेल आती है, जो कि एंजेला के बॉडी के सड़ने की वजह से आ रही थी। ऊपर से ईव को एंजेला बनी वे का बिहेवियर भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि तभी वे उस पर हमला कर देती है, जिसे देख खुद की जान बचाने के लिए ईव घर के बाहर भागती है। पर बैकयार्ड का गेट लॉक होने की वजह से वो उसी घर के अंदर ट्रैप हो चुकी थी, इसलिए अब अपनी जान बचाने के लिए वो एक वाटर फीचर के अंदर जाके छुप जाती है। और जब वे उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आती है तो पानी में बनते बबल्स को देख के वो समझ जाती है कि ईव उसी के अंदर है, जिसे देख वो बड़ी बेरहमी से एक ड्रिल मशीन को पानी के अंदर डाल के ईव के सर में घुसा देती है, जिससे ऑन द स्पॉट ईव की भी डेथ हो जाती है। फिर वो ईव की भी डेड बॉडी को घर में लाके बाथटब में डाल देती है और फिर सब्सटेंस की हेल्प से वो उसका चेहरा अपने चेहरे पे लगा लेती है, जिसके साथ ही वो अपने बालों को भी ईव की तरह कलर कर लेती है। कि तभी दो पुलिस वाले उसके घर एंजेला के बॉयफ्रेंड जॉर्ज के गायब होने की वजह से एंजेला से उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं, जिन्हें देख के वे उन्हें कहती है कि उसे आइडिया नहीं है कि एंजेला कब तक घर वापस आएगी। ये सुन के फिलहाल के लिए तो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो रात को ही दोनों लाशों को अपने गार्डन में ठिकाने लगाने लगती है। कि तभी बिक्की के लगातार भौंकने की आवाज सुन के उनकी नेबर शेरल उनके घर आ जाती है, जिसे देख वे उसे कहती है कि वो ईव है, बट एंजेला अभी घर पे नहीं है। जिसे सुन शेरल वापस से अपने घर चली जाती है। वहीं अपने डैड की रिसर्च नोटबुक न मिलने पे पॉल से बदला लेने के लिए वो गुस्से में यूनिवर्सिटी में मेल कर देती है कि पॉल का एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। और प्रूफ के लिए वो वही फोटो सेंड कर देती है जो ईव ने उसकी और पॉल की क्लिक की थी, जिस वजह से अगले ही दिन यूनिवर्सिटी में पॉल के ऊपर एक्शन लिया गया और मजबूरन पॉल को जॉब खुद छोड़नी पड़ती है। मगर जॉब छोड़ने के साथ ही वो फुल फोकस के साथ वे के डैड की रिसर्च पे काम करने लगता है, जिसके चलते कॉर्प्स फ्लावर को फॉर्मूला में मिला के फाइनली उसने भी वे की तरह सब्सटेंस क्रिएट कर लिया था। इसलिए अब सेलिब्रेशन के लिए वो ईव यानी कि वे को अपने घर बुला लेता है और इनविटेशन मिलने के बाद वो फौरन उसके घर तो पहुंच जाती है, लेकिन मौका मिलते ही वो वहाँ पे अपने डैड की रिसर्च बुक ढूंढती है। बट उसके हाथ रिसर्च बुक तो नहीं लगती, मगर उसे पॉल का बनाया हुआ सब्सटेंस मिल जाता है, जिसे लेके वो पॉल से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। पर उसके जाते ही पॉल को कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो चेक करता है तो उसे घर में रिसर्च बुक तो मिल जाती है, मगर उसे पता चलता है कि उसका बनाया हुआ सब्सटेंस गायब है। वहीं घर पहुँच के जब वे अपना चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि ईव का भी चेहरा सूखने की वजह से उसके चेहरे पे से खाल उतरने लगी थी, जिस वजह से परेशान होकर वो अपने चेहरे पे से ईव का चेहरा नोच के उतार देती है। कि तभी वहाँ पे जैस्मिन आ जाती है, जो वे के चेहरे की ऐसी कंडीशन देख के उससे घबराने की बजाय बल्कि उसे अपने गले लगा लेती है, जिसके साथ ही वो वे को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो वे को उस रात अपने घर रुकने के लिए कहती है। और इन्हीं बातों के दौरान जैस्मिन खाना रखने के लिए फ्रिज का गेट खोल देती है, जिसके साथ ही फ्रिज के अंदर का नजारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर रखे थे एंजेला और ईव की लाशों के टुकड़े, जिसे देख के जैस्मिन बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ऑल्दो वे चाहती तो नहीं थी उसे मारना, मगर उसका भांडा फूटने की वजह से उसे मजबूरन जैस्मिन को मारना पड़ता है। और फिर रात को पॉल वे के घर पे आके उससे पूछता है कि ईव कहाँ है, जिसे सुन के वे उसे कहती है कि ईव उसके घर पे ही है। अब ये जान के वो उससे अपना बनाया हुआ सब्सटेंस मांगता है, जो कि वे ने उसके घर से चुराया था, जिसपे वे उसे कहती है कि उसका सब्सटेंस फ्रिज के अंदर रखा है। जिसे सुन पॉल फ्रिज खोल देता है और फ्रिज के अंदर लाशों के कटे हुए टुकड़े देख के उसके भी होश उड़ जाते हैं। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वे जल्दी से उसे एक इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। और जब पॉल को होश आता है तो वो एक टेबल पे बंधा हुआ था। साथ ही आँख खुलते ही पॉल दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वे ने उसके गर्दन से लेकर सीने तक की पूरी स्किन उतार दी थी ताकि वो उसकी स्किन ग्राफ्टिंग कर सके। मगर यहाँ फर्क ये था कि वो अपने या पॉल के बनाए हुए सब्सटेंस से ग्राफ्टिंग नहीं करने वाली थी, बल्कि वो अपने डैड के बनाए हुए सब्सटेंस को पॉल के अंदर इंजेक्ट कर देती है। और ऐसा करते
देखते ही स्किन टिश्यूज फैल के सेम वैसे ही पॉल के फेस को कवर कर लेते हैं जैसे उसके डैड के साथ हुआ था। लेकिन उसका फेस पूरी तरह से कवर होने से पहले वो उसके मुंह में एक स्ट्रॉ डाल देती है ताकि वो सांस लेता रहे और इतनी आसानी से ना मरे। कि तभी बिकी के लगातार भौंकने की वजह से शेरिल उसके घर में आ जाती है, जहाँ वो वे को पॉल को टॉर्चर करते हुए देख लेती है, जिसे देख वो फौरन घर से भाग के पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और कुछ ही देर में वे को पकड़ने के लिए पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। अब अपनी जिंदगी की कहानी इस तरह से खत्म होती देख वे पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागना शुरू करती है और भागते भागते वो ट्रेन स्टेशन पे पहुँच जाती है, जहाँ उसे किस्मत से जॉन मिल जाता है। उसे देख वे उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, इसलिए जॉन उसे अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है, मगर जल्दबाजी में वे से गलती से सब्सटेंस की बोतल टूट जाती है, जिस वजह से बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली वो बड़े ही दर्दनाक तरीके से जॉन की बॉडी से परमानेंटली जुड़ जाती है और बेचारा जॉन वे की वजह से और भी बुरी सिचुएशन में आ जाता है। वहीं पॉल को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहां उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल थी और एंडी लिंग अभी भी वे को ढूंढते हुए रोड पे भटक रही थी। कि तभी अचानक से रोड के साइड पर उनकी नजर जॉन और वे पे पड़ती है, जिन्हें देख के वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। एक्चुअली वे जिस चेहरे को हमेशा खूबसूरत बनाने का सोचती रहती थी, वो चेहरा आज वाकई एक मॉन्स्टर की तरह बन चुका था। उसके चेहरे पे कई सारी उंगलियां और दांत थे। खैर वे की तो ये सजा भी थी इतने सारे लोगों को मारने की, मगर जॉन तो बेफालतू में गेहूं के साथ घुन बन गया था। अगर बचपन से वे को बॉडी की नहीं बल्कि अंदरूनी खूबसूरती के बारे में उसके मॉम और डैड सिखाते तो आज शायद उसकी कंडीशन कुछ और होती, मगर वे के डैड तो परमानेंटली उसके चेहरे का दाग खत्म करना चाहते थे, जिस वजह से वे को बचपन से ही एहसास हो गया कि वो बदसूरत दिखती है। वहीं वे की मॉम को लगता था कि उनके एंसेस्टर्स ने कुछ बुरे काम किए हैं, जिस वजह से वे इतनी बदसूरत है, और उसी बदसूरती को खत्म करने के लिए वे ने अपने साथ साथ इतने सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। और इसी के साथ ही ये मूवी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है।